नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। हम लोग राजा राम मोहन रॉय के विचारों को पढ़ रहे थे। आज हम राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचारों की बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय जो हैं मूलतः एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, किंतु राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने धार्मिक विचार भी प्रस्तुत किए, शैक्षिक विचार भी प्रस्तुत किए और आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किए। रॉय के आर्थिक विचारों को समाजवादी या पूंजीवादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने आर्थिक विचारों का किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया। उनके आर्थिक विचारों में किसी विशेष विचार के प्रति निष्ठा की अपेक्षा भारत की जनता की आर्थिक प्रगति की गहरी आकांक्षा थी। यही कारण है कि न तो वे आर्थिक क्षेत्र में राज्य की अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन कर सके और न ही उनके समय में यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने यूरोप प्रवास के समय प्रसिद्ध समाजवादी रॉबर्ट ओवन के सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। रॉबर्ट ओवन ने यह भी कोशिश की कि वो अपने समाजवादी विचारों से उन्हें प्रभावित कर सकें या समाजवाद की विचारधारा में उन्हें ढाल सके, किंतु वो सफल नहीं हुए। रॉय के आर्थिक विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि रॉय ने जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया। रॉय ने अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार में यह आग्रह किया कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा संविदा करने के परंपरागत अधिकार से सरकार के द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण के संबंध में कोई निश्चित विचार तो व्यक्त नहीं किया, परंतु उनका यह आग्रह था कि भारतीयों को सरकार के द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वे संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए जाने के पक्ष में थे। उनके विचारों से ये सिद्ध होता है। उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में स्त्री और पुरुषों के मध्य भेदभाव न किए जाने पर भी बल दिया। भूप्रबंध, राजस्व और जमींदारी प्रथा के प्रति भी उन्होंने सुधारवादी आग्रह रखा। रॉय इस मान्यता का खंडन करते थे कि समस्त भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य में निहित रहता है। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस प्रश्न का परीक्षण करके ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि भारत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व को कभी मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुगल काल में भी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली प्रचलित थी और भूमि पर कृषकों के स्वामित्व की मान्यता थी। रॉय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया, तथापि वो जमींदारों के द्वारा कृषकों का जो शोषण किया जाता था उसका विरोध किया। जमींदारी प्रथा में सुधार करके उन्होंने कृषकों को जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथाओं के द्वारा जो शोषण किया जाता है उससे बचाने का प्रयास किया, उसके उपाय बताए। उन्होंने मांग की कि लगान की दर निश्चित करने में जमींदार को खुली छूट दिया जाना उचित नहीं है, अपितु सरकार को ही लगान की दर निश्चित कर देनी चाहिए। बिना सरकार की इजाज़त के लगान की राशि जो है वो जमींदारों के द्वारा परिवर्तित नहीं की जाएगी। कृषकों को लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए उन्होंने सरकार से लगान की दर कम करने की भी मांग की और साथ ही साथ ये सुझाव भी दिया कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय में कटौती करनी चाहिए। तीसरा बिंदु है आर्थिक विकास के लिए विदेशों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। रॉय भारत में पूंजी निवेश के निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे। उनकी ये मान्यता थी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार करके धन अर्जित करना चाहते हैं, भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, ताकि इससे भारत में सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना हो। उन्होंने ये भी मांग की कि विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक और कानूनी
व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने और यहीं बस जाने से भारत में आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा। साथ ही साथ उत्पादन के उन्नत साधनों और तकनीक से भारतीय आर्थिक व्यवस्था जो है वो लाभप्रद हो सकेगी। विदेशियों को भारत में बसाने की राय के सुझाव पर राजा राम मोहन रॉय का बहुत विरोध भी हुआ। उनके इस विचार से ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि रॉय जो है वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर विदेशियों की प्रमुखता स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में रॉय ये नहीं चाहते थे कि विदेशियों को जो है नियंत्रणहीन दृष्टि से भारत में बसाया जाए। उन्होंने कृषकों और मजदूरों को विदेशों से लाकर भारत में बसाने का सुझाव नहीं दिया। उनका सुझाव केवल ये था कि ऐसे विदेशी व्यापारी जो भारत से व्यापार करके पूंजी को भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला बनाना चाहते हैं, उन विदेशियों को भारत में रहकर ही पूंजी निवेश करने दिया जाए, ताकि वो भारत का क्रमशः औद्योगिकरण कर सकें और यहाँ की जनता को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान कर सकें। राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचारों को पढ़ने के साथ साथ हम राजा राम मोहन रॉय के शैक्षणिक विचारों पर भी एक दृष्टि देख लें। राजा राम मोहन रॉय काफ़ी विद्वान थे। उन्हें स्वयं अनेक भाषाओं में सिद्धता हासिल थी और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। वे संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विचारों की गंभीरता और साहित्यिक गौरव से भी परिचित थे। साथ ही साथ शिक्षा के विषय में उनका जो दृष्टिकोण था वो सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त था। राजा राम मोहन रॉय जो है वो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों और जन जागृति का माध्यम जो है वो शिक्षा को बनाना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि शिक्षा के बिना समाज नहीं सुधर सकता और समाज के बिना ना तो राजनीतिक व्यवस्था सफल हो सकती और ना ही अर्थव्यवस्था सुधर सकती। इसीलिए उनका ये स्पष्ट विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों और विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीयों को शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की जनता के समकक्ष लाना है तो मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति को त्याग कर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। उन्होंने भारतीयों के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने को भी आवश्यक माना। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि एक उदार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही भारतीय जनता की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के विकास का केवल मात्र सैद्धांतिक समर्थन ही नहीं किया, अपितु व्यवहारिक स्तर पर भी उन्होंने इसे स्थापित करने के प्रयत्न किए। इसके लिए उन्होंने 1816-17 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, जिसका व्यय पूर्णतः भारतीयों द्वारा वहन किया जाता था। 1822-23 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति का तीव्र विरोध किया कि कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के लिए किए जाने वाला व्यय केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ही खर्च किया जाए। उनका दृढ़ मत था कि केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा भारतीयों को शिक्षा के क्षेत्र में नए विकासों, विज्ञान और आधुनिक दृष्टि से वंचित कर दिया जाएगा। रॉय पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन बहुत पुरजोर रूप से करते थे, किंतु साथ ही साथ उन्होंने इस बात की आवश्यकता को भी महत्व दिया, इस बात की आवश्यकता भी महसूस की कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथ, अपने साहित्य और अपने दर्शन का अध्ययन करें। उनकी मान्यता थी कि अपनी प्राचीन संस्कृति और दर्शन के ज्ञान के बिना भारतीयों में जो है वो विश्वास का संचार नहीं हो पाएगा। अतः ये ज़रूरी है कि भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति और दर्शन से
ज्ञान प्राप्त करें। वे वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी और भारतीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक ऐसी व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिससे कि भारतीयों को विकास और उन्नति के अवसर उपलब्ध हो सके। राजा राम मोहन रॉय जो है उनकी इस बात पर आलोचना की जाती थी कि उन्होंने विदेशी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया, लेकिन रॉय के विषय में गांधी ने लिखा था कि राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा और सिद्धांतों के संसर्ग और प्रभाव में न आए होते तो वे और भी अधिक महान व्यक्ति होते।